मैं तो बोल दिया कि एक तरफ जो है संविधान को बचाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, अपने बच्चों को कलम और किताब को बचाने वाले लोग हैं, दूसरे तरफ संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण को मिटाने। किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई से बहुत आगे हैं। अब जो एनडीए का प्रत्याशी हैं या निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अब दोनों लोग, अब वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि दूसरे पोजीशन पर कौन आएगा। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव सिटी देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव जो है चल रहा है और अंतिम चरण में यानी कि 1 जून को वोटिंग होना है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा पड़ती हैं, लेकिन इसमें डेहरी विधानसभा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डेहरी जो है सेंटर में पड़ता है। कहा जाता है कि जो 6 विधानसभा है, 3 रोहतास जिले में, 3 कैमूर औरंगाबाद जिले में है। तो डेहरी जो है दोनों जिला के बीचों बीच सेंटर पॉइंट है और यहाँ से ही जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी पार्टियाँ हैं, यहीं से अपनी रणनीति तैयार करती हैं। इसी सब मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चूँकि डेहरी विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी चर्चा में रहते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक आरजेडी से फतेह बहादुर सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि डेहरी विधानसभा की क्या स्थिति है। सबसे पहले का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे रहेगा कि अभी डेहरी में और साथ साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, क्या स्थिति है, यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है? आप यहाँ का स्थानीय विधायक हैं, आपको ज़्यादा आइडिया होगा यहाँ के लोगों के बारे में। लोगों का विचार स्पष्ट है। जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो सभी लोगों का है कि संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो देशवासी बचेंगे। तो डेहरी काराकाट लोकसभा ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश की जो 90% के लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और पूरे देश में जो है इंडिया गठबंधन लीड कर रहा है। और नरेंद्र मोदी जी का जो 400 का नारा है, मैं समझता हूँ कि 200 पार नहीं करेंगे। 200 भी पार नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, 200 पार नहीं करेंगे। अच्छा, डेहरी में लड़ाई कहा जा रहा है कि एनडीए से प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा, महागठबंधन के प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा, और आप भी कुशवाहा जाति से ही आते हैं जो यहाँ के विधायक हैं। तो क्या लगता है कि आप कितना वोट जो कुशवाहा जाति का, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा का नेता जो है हम हैं, तो कितना आप कुशवाहा का वोट जो है राजाराम कुशवाहा की तरफ ट्रांसफर करा पाइएगा? यहाँ लड़ाई स्पष्ट है। लड़ाई जो है किसी प्रत्याशी के बीच नहीं है, संविधान और मनुस्मृति के बीच है। भाजपा का आप देख रहे हैं, हर जगह उनके नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि 400 पार लाओ, संविधान बदलना है। और इंडिया गठबंधन का स्पष्ट है कि हमें संविधान से देश चलाना है। और ये लोग संविधान बदलने का बात कर रहे हैं, मनुस्मृति लाना चाह रहे हैं। तो ये लड़ाई स्पष्ट है कि अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा कहाँ टिकते हैं इस मैदान में अभी? कहाँ, वहाँ देखिए, मैं तो बोल दिया कि एक तरफ जो है संविधान को बचाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, अपने बच्चों को कलम और किताब को बचाने वाले लोग हैं, दूसरे तरफ संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण को मिटाने वाले लोग हैं। तो जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के साथ हैं। और देश के 90% लोग संविधान के साथ हैं, 10% जो लोग हैं वो मनुस्मृति के साथ हैं। देश की जनता, राज्य की जनता, काराकाट की जनता अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी है और कोई लड़ाई नहीं है यहाँ। राजाराम बाबू जो है भारी मतों से यहाँ से जीत रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से कुशवाहा का नेता कौन है? कुशवाहा का नेता हमारे समाज में जो है हर व्यक्ति अपना नेता है, क्योंकि ये सब गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। और गौतम बुद्ध का उपदेश है कि अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, किसी पर आश्रित मत हो। तो समाज जो है, और कुशवाहा ही क्यों, पूरे बहुजन समाज के लोग इस बार जो है अपने सूझबूझ से जो है संविधान के पक्ष में वोट करेंगे। अच्छा, इस बार काराकाट माना जा रहा है कि हॉट सीट बन गया है, जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने यहाँ पर निर्दलीय ताल ठोक दिया है, माना जा रहा है कहीं ना कहीं हॉट सीट बन गया काराकाट। देखिए, वो सब में कोई दम नहीं है। हमारे प्रत्याशी राजाराम बाबू का किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई से बहुत आगे हैं। अब जो एनडीए का प्रत्याशी हैं या निर्दलीय प्रत्याशी हैं,
अब दोनों लोग, अब वो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि दूसरे पोजीशन पर कौन आएगा। अच्छा, एक और सवाल कि जनता आपको क्यों वोट दे, मतलब इंडिया ब्लॉक को जनता क्यों चुने, क्यों उनके जो स्थानीय जो भी घटक दल है उनको, उनके एमपी को क्यों वोट दे करे? जनता इसलिए इंडिया गठबंधन को चुनेगा कि मोदी का सारा गारंटी फेल हो चुका है। जितना भी वादा किए थे विकास का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, वो सारे उसके विपरीत बीजेपी आरएसएस वालों ने काम किया। क्या बोले थे नरेंद्र मोदी जी, मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। दिया क्या? कहाँ है 20 करोड़ नौकरी? विदेश से जिसका भी, जहाँ भी देश में, अदर देश में पैसा जमा होगा, कमेटी गठन करूँगा, पैसा लाऊंगा और गरीब के हिस्से 15-15 लाख जाएगा। क्या आया? क्या? सभी भ्रष्टाचारियों को मतलब कि सज़ा मिलेगा, जेल जाएंगे। क्या वो काम किया? का एक काम किया कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे नरेंद्र मोदी जी ने, सबको अपने दल में शामिल करा लिया। अब ये लगता है कि बीजेपी जो है भ्रष्टाचारियों का एक गिरोह बन गया है। तो जनता समझ रहा है। और शिक्षा, इतना उच्च शिक्षा महंगा कर दिए हैं कि गरीब के बच्चे, पिछड़े के बच्चे जो है, मध्यम वर्गीय बच्चे आज उन शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर समानता लाना है तो शिक्षा में समानता लाना होगा, एक समान शिक्षा करना होगा। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जो है विश्व गुरु बन रहा है, और दूसरे तरफ कहते हैं कि 80 करोड़ भारतीयों को मैं फ्री में राशन देता हूँ। तो वाह मोदी जी, आपने देश को कहाँ पहुँचा दिया। 80 करोड़ भारतीयों के हाथ में कटोरा थमा दिया। देशवासी स्पष्ट कह रहा है कि हमें भीख नहीं चाहिए तुम्हारा राशन, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त कर दो, हम अपना रोजी रोटी और राशन का व्यवस्था खुद कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया, जो भी वादा किया था नहीं किया। मोदी जी और बीजेपी के लोग कहते हैं हमने कहा था कि राम मंदिर बनवा देंगे, राम मंदिर बनवा दिया। कहते हैं कि अरे धारा 370 कश्मीर से हटवा दिए हम लोग पूरे देश का नाम जो है पूरा विश्व स्तर पर ऊंचा कर दिए। अब पाकिस्तान हम लोग गोला बारूद नहीं मारता है, पहले मारता था, और आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ। आप बताइए हमको कि मोदी जी राम मंदिर बनवा दिए, राम मंदिर से कितने आईएएस निकलेंगे, कितने आईपीएस निकलेंगे, कितने इंजीनियर निकलेंगे, कितने डॉक्टर निकलेंगे। धारा 370 हटाने से कितना बेरोजगारी दूर हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना महंगाई कम हुआ, कितना इंडस्ट्रीज मतलब कि लगा। तो जनता को देखिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में पहले ही बोल चुका हूँ, ये सब बनवाना जो है उन धर्मों के संगठन का है, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है देश के जनता के हित में काम करना। विद्यालय खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, इंडस्ट्री लगाइए ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। लेकिन ये पूरे देश को जो है मोदी जी ने बेच दिया, मतलब देश को बेच दिया, पूरा देश को बेच दिया। मतलब 4 गुजराती, 2 बेचने वाला, 2 खरीदने वाला, 4 गुजराती मिल करके पूरा देश को 2 ने खरीदा और 2 ने मतलब बेचा। आप बताइए ना, 65 सालों में 14 तक कर्ज था 55,000 करोड़, और इन 10 वर्षों में मोदी जी ने उस कर्ज को कर दिया 2,10,000 करोड़। तो नहीं, 200 लाख करोड़, 200 लाख करोड़, 55 लाख करोड़ था जिसको 200 लाख करोड़ कर्ज कर दिया। देश को कहाँ पहुँचा दिया, आज देश कहाँ खड़ा है। देशवासी समझ रहे हैं कि मोदी जी ने जो 14 में कहा था कि मेरा क्या है, मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, तो उन्होंने पहले ही अपने लोगों को भेज दिया है। अब इस बार कहते हैं कि इस बार बना दो ताकि जो बचा खुचा है वो भी हम बेच दें,
और हमारा आगे आदमी जा करके वहाँ पर सेटल हो ही गया है, झोला उठाएंगे चल देंगे। अच्छा, एक और सवाल जाता है तो अंतिम सवाल रहेगा कि विपक्षियों के द्वारा नहीं कि बीजेपी के तरफ से लगातार आरोप आपकी पार्टी पर कि आरजेडी पर लगते हैं कि आरजेडी परिवारवाद की पार्टी है, यहाँ पर सिर्फ परिवार है, एक ही परिवार की पार्टी है, उसी परिवार के लोग एमपी बनेंगे, उसी परिवार के लोग एमएलए बनेंगे और उन्हीं परिवार के लोगों का बढ़ावा मिलेगा पार्टी में। देखिए, ऐसा कहीं नहीं है कि एक दल में एक घर के 2 आदमी 3 आदमी या 4 आदमी राजनीति नहीं कर सकता है। राजनीति करने वाला व्यक्ति को अगर टिकट मिलता है तो कोई परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद वो होता है कि हम गृह मंत्री बन गए, आज अपने बेटा को उठा करके मतलब बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिए, वो परिवारवाद है कि नहीं है? क्या अमित शाह का बेटा उस लायक है क्या? अमित शाह जी ने जहां अपने बेटा को बिठाया है, और पूरे परिवारवाद का तो भरा हुआ है एनडीए में, कहाँ परिवारवाद नहीं है? एनडीए में भी है। अब बताइए ना, अमित शाह जी ने अपने बेटा को जो अध्यक्ष बनाए हैं वो परिवारवाद है कि नहीं है? उनका बेटा का कोई भूमिका है खेल में? जिस विभाग का चेयरमैन बनाए हैं उनको कुछ ABCD आता है उसमें? ये परिवारवाद है। आप बताइए कि जो भी लोग हैं, आप उनके घटक दल को ही ले लीजिए, जीतन राम मांझी जी को ले लीजिए, आप चिराग पासवान जी को ले लीजिए, ये सब क्या परिवारवाद नहीं है क्या? तो फिर परिवारवाद वाले लोगों को क्यों रखे हैं? तो ये सब गलत बात है। कोई भी बने, जनता को विकास चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए मुकम्मल व्यवस्था होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए और बिहार से पलायन रुकना चाहिए। और उस पर आप देखे होंगे कि हमारा सरकार जो तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री जब बने तो उन्होंने घोषणा किया था 20 में कि मैं 10 लाख बेरोजगारों को मैं सरकारी नौकरी दूंगा अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो। लेकिन सत्ता में आते ही उन्होंने 17 महीना में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। पूरे बिहार के जनता पर को तेजस्वी यादव जी पर भरोसा है। और फिर इंडिया ने जो है घोषणा पत्र अपना जारी किया है कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे देश में। तो देशवासी को इंडिया गठबंधन पर भरोसा है कि तेजस्वी जी ने जो बिहार में जो कहा वो करके दिखाया, तो देश में भी जो मतलब कहा है वो करके दिखाएंगे और पूरे देशवासी इंडिया के साथ है। इस बार इंडिया का सरकार केंद्र में बनने जा रहा है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे डेहरी के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह को सीधे तौर पर कह दिया है कि इस बार इंडिया का सरकार जो है केंद्र में बनने जा रहा है। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लाइव वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।